ट्रांसफॉर्मर, नाम तो सुना होगा, है ना, कई बार हमने डिस्कस करा, कई बार मैंने नाम लिया है क्लास में। क्या करता है ये डिवाइस? ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? देखा है ट्रांसफॉर्मर? मूवी नहीं, एक्चुअल वाला ट्रांसफॉर्मर। सारे पार्ट्स देख लिए हैं? कितने पार्ट्स आए थे? 4 या 5 था? लास्ट में तो फिर वो बच्चों का खेल समझ में आने लग गया, तो इंटरेस्ट खत्म हो गया उसमें। सो ट्रांसफार्मर अगर एक्चुअली एज ए नाउन समझें तो ट्रांसफार्मर वो होता है जो ट्रांसफॉर्म होता है, जो चेंज करता है या खुद होता है, ठीक है, वो है। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं डिवाइस के बारे में, जो हमारे घर के पास में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है या फिर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। सबने सुना है? आपने अब तक जो देखा है वो सिर्फ और सिर्फ हाई से लो करने वाला देखा है, लेकिन इसका उल्टा भी होता है, लो से हाई करने वाला भी होता है। ओके, तो आपके घर में जो है वो 220 वोल्ट पर सारे चलते हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है काफ़ी हाई पे, लाखों में होता है वो, ठीक है। तो जो लाखों वाले होते हैं, लाखों में वो वोल्टेज वाला जो करंट मतलब ट्रांसपोर्ट होता है वायर में, उसको बोला जाता है हाई टेंशन वायर। टेंशन का मतलब यहाँ पे वही टेंशन है, टेंशन का मतलब वोल्टेज होता है। हाई टेंशन वायर का मतलब बहुत हाई वोल्टेज वाला है, जो नॉर्मल वाला है वो लो टेंशन वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन क्या है? बेसिकली आपका वोल्टेज है, लेकिन यही टेंशन समटाइम्स एज ए फोर्स भी होता है, ठीक है, और यही टेंशन एज ए एनर्जी भी होता है यूज। जब आपने 11th में पढ़ा होगा सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका सेंस है। यहाँ पर जो है टेंशन बेसिकली किसके लिए यूज होता है? वोल्टेज के लिए यूज होता है। ओके, तो 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या होता है? लो से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना, और स्टेप डाउन क्या होता है? हाई से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। तो ऐसा होता कहाँ है? तो जैसे हमें पता है कि हमारे घर में 220 वोल्ट है, तो जहां पे पावर जनरेट होता है, हम बात कर रहे हैं किसकी? पावर प्लांट की, या फिर जो हाइड्रो पावर प्लांट है वहां की बात कर रहे हैं। बहुत अलग अलग तरह के पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बहुत सारा अलग अलग तरह का है जहां से पावर जनरेट होता है, ठीक है। 3 सबसे ज्यादा जाना जाता है। एक तो आपका थर्मल, थर्मल में क्या होता है? कोल बर्न करा करके स्टीम जनरेट करता है, फिर स्टीम से प्रोपेलर चलाते हैं, प्रोपेलर से फिर क्या होता है? चलो एनीवे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। डायरेक्ट बात करते हैं, अभी ज़्यादा नहीं घुसेंगे, नहीं तो टाइम बहुत उसमें ये हो जाएगा। दूसरा होता है, यही सेम चीज़ कोयला न जला करके न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ा होगा आपने पहले भी, फिशन रिएक्शन पढ़ा है ना। और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, लेकिन अगर वही कंट्रोल नहीं हुआ तो उसमें जो रेज निकलते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, नाम सुना होगा, ठीक है। कैंसरस होता है और मतलब बहुत खतरनाक होता है बेसिकली। थोड़ी सी भी मिस हैंडलिंग हुई तो जिस एरिया में ये पावर प्लांट रहेगा, कई किलोमीटर तक के लोगों को ऐसे ही खत्म कर देंगे। और सिर्फ खत्म ही नहीं करेंगे, अगर कोई बच गया तो उसका जनरेशन टू जनरेशन गड़बड़ हो जाएगा पूरा। उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँ, बस इतना समझ जाओ, राइट। इसीलिए अगर नया कहीं पावर प्लांट बनता है तो लोग उसके अगेंस्ट काफ़ी ये करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं चाहते। लेकिन यही है कि अब टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई हो गया है, तो बहुत कम चांसेस हैं, रेयर टू रेयर चांसेस हैं कि कुछ वैसा मिस हैपनिंग हो या मिस हैंडलिंग हो, ठीक है। तो मेरे एक दोस्त भी है यहाँ पर, ही इज़ डायरेक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट में। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? ये कौन सा कोचिंग वाला हब जो है? कोटा। हाँ, तो कोटा के पास ही है एक, वहाँ पर भी बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है राजस्थान का, वहीं पे। तो अभी नया मतलब 2-3 साल पहले यहाँ पर भी बना है, साउथ में कहीं पे बना था, काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन फाइनली सरकार को बनाना है तो बनाना है, कौन रोक सकेगा उसको। बट ये कि काफ़ी फ़ायदा भी होता है ना, जिस एरिया में रहता है तो काफ़ी कम लागत में बहुत अच्छा खासा एनर्जी हमें मिलता है उससे, और इलेक्ट्रिसिटी इनॉर्मस मिलता है। बाकी जो डैम है आपका हाइड्रो पावर प्लांट, डैम का तो टेहरी डैम है इधर, उसके बाद इसमें आसम में वगैरह में है कई सारे। उसमें क्या होता है? पानी हाइट पे रहता है, जब वो नीचे गिरता है तो वहाँ पे टरबाइन लगा देते हैं, ठीक है। टरबाइन जब लगाएंगे तो क्या होगा? टरबाइन रोटेट करेगा एंड देन फिर वो ऑल्टरनेटर बोलते हैं उसको, ऑल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जनरेटर कहिए चाहे जो भी हो, राइट। तो उस तरह से स्वदेश मूवी देखी आप लोगों ने? स्वदेश शाहरुख खान की नहीं देखी? अच्छा, तुम लोगों के जब पैदा वैदा हुए होगे तभी शायद
ये 2005 के आसपास शायद ये आया था, ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी। उसमें बेसिकली यही है, वो रहता है नासा में, रहता है इंजीनियर, ठीक है, शाहरुख खान नासा में इंजीनियर रहता है। वो अपने गांव आता है घूमने के लिए पहली बार, कोई दादी वादी रहती है, बाकी सारा उसका सब कुछ कोई नहीं रहता है रिलेशन। वहाँ देखता है गांव में लाइट वाइट नहीं है, तो फिर वो वहाँ पे एक पहाड़ आता है, वहाँ पहाड़ के ऊपर पानी जमा रहता है, तो वो पूरा एक डैम वहाँ पे बनाता है एंड देन फिर वो पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वो पूरे गाँव वाले को पानी मतलब इलेक्ट्रिसिटी देता है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर जनरेट होता है ना, वो भी लो वोल्टेज पर ही जनरेट करते हैं, लेकिन बिकॉज बहुत लंबी दूरी तक उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है, हजारों किलोमीटर। मान लो असम में उसको लेकर के आना है इधर राजस्थान, वहां से इलेक्ट्रिसिटी लाना है, तो वायर तो रहते हैं ना, वायर का तो रेजिस्टेंस होता है अपना, और जब उसमें रेजिस्टेंस रहता है और हीटिंग की वजह से क्या होता है, I²R/T, अगर हीट की बात करें, ठीक है, I²RT, वो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करेगा तो इतना लॉसेस होंगे, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा लॉसेस होगा। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम क्या चाहते हैं कि करंट हमारा कम हो, ठीक है। तो पावर ट्रांसफर हो रहा है P1 से लेके P2 तक, ये होता है V × I, तो V1 I1 और V2 I2। अगर आपको I कम करना है तो वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट होता है ये हाई वोल्टेज पर होता है, नॉट एट हाई करंट। बात आ गई समझ में? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, मैं भी आपको ना लिखा हूं लेकिन ये चीज आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि पावर I²R होता है ना, रेजिस्टेंस तो रहेगा ही सर्किट का, मतलब इतना बड़ा वायर है, और जितना लंबा वायर होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस। R = ρ × L/A पढ़ा होगा आपने। एरिया मोटा कर दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन लंबाई तो आप नहीं कर सकोगे ना। अगर यहां से असम 2000 किलोमीटर है तो क्या 2000 को 1000 किलोमीटर बना सकते हो? नहीं, 2000 किलोमीटर का तो वायर आपको लगाना ही पड़ेगा ना। और शायद हो सकता है इससे भी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि हो सकता है किसी एरिया से आप डायरेक्ट ना हो तो ऐसे ऐसे घुमा करके लेके जाना पड़े वायर को, तो लेंथ और बढ़ेगा आपका, कम नहीं होगा। तो लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर आपका क्या होगा, वहां से निकलते निकलते रास्ते में ही खत्म, यहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ नहीं मिलने वाला करंट, अब कोई भी पावर यहां पर नहीं मिलेगा। तो क्या करते हैं, पावर वो जो लॉसेस हो रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए क्या कर देते हैं, करंट को कम करते हैं। और करंट तभी कम होगा जब आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे। इसीलिए जब ट्रांसपोर्ट होता है वो हाई वोल्टेज पर होता है, ताकि आपके जो लॉस होंगे रास्ते में वायर गर्म होने की वजह से वो आपका कम हो सके। जीरो तो कभी नहीं कर सकते, कुछ तो वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज हाई सॉरी कुछ तो करंट रहेगा, चाहे जितना भी वोल्टेज आप कर दो, करंट को तो जीरो नहीं करोगे ना। करंट रहेगा तो I²R तो रहेगा, लॉसेज होंगे, लेकिन लॉसेज क्या हो जाएंगे आपके, कम हो जाएंगे। तो यही करने के लिए, बिकॉज जनरेशन तो 220 440 पे हो रहा है, लेकिन उसको हाई वोल्टेज में करना है तो आपको क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्मर चाहिए। वहां पे ट्रांसफॉर्मर यूज होता है। तो जहां पावर प्लांट में वोल्टेज को बढ़ाना है तो कैसे ट्रांसफॉर्मर की जरूरत होगी, स्टेप अप। अब क्या घर में जब हमारे घर के पास आ जाएगा वो हजारों में लाखों में, मान लो कि 11 लाख की आ गई वोल्टेज, क्या हम यूज कर सकते हैं घर में? घर में तो यूज करेंगे 220, तो फिर वापस यहाँ पे एक और ट्रांसफॉर्मर लगाया जाएगा, क्या होगा, स्टेप डाउन। अच्छा, डायरेक्ट वो नहीं होता, पहले क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इलेक्ट्रिसिटी का अपना एक वो बना हुआ रहता है, एक एरिया बना रहता है, ठीक है, वहां पे आती है, फिर वहां से फिर हर एक एरिया में जाना है, लोकली ट्रांसफर होना है, तो लोकली भी हाई वोल्टेज पे ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि वो भी मान लो कि दिल्ली में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में 40-50 किलोमीटर है, उसको किसी एक दूसरे एरिया में पहुंचाने के लिए, तो उसको भी हाई वोल्टेज में करते हैं। तो स्टेप डाउन जो है उसमें भी कई तरह के होंगे, इतना से इतने वाला, फिर इतना से इतने वाला, इतना से इतने वाला, मतलब लाख से 1000 में करने वाला, 1000 से 100s में करने वाला, तो अलग अलग तरह के स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होंगे। कितने रेंज में, कहां पर कैसी जरूरत है, उस तरह की यूज होती है। सो फाइनली एक और ट्रांसफॉर्मर आपके घर के पास लगता है, जो अगर मान लो आपके आसपास 1000 में आ रहा है या 800-900 वोल्टेज में आ रहा है, तो उसको वो 220 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा एंड देन फिर आपके घर में लाइन देंगे, लाइन आपके घर में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, राइट। तो आपके हर एक एरिया में भी लोकली एक ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है, वो फाइनल स्टेज है, वो फाइनली 220 में कन्वर्ट करता है, फिर आपके घर में दिया जाता है। अब ये काम कैसे करता है, अब इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ये बात समझ में आ गया, स्टेप अप स्टेप डाउन। थोड़ा सा चलो कुछ लिख भी लेते हैं एंड देन फिर समझेंगे और आगे की कहानी। तो ट्रांसफॉर्मर में क्या है, विच कन्वर्ट्स लोअर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाइयर करंट, ठीक है, या फिर हाइयर को किस में करेगा, ये लोअर में कन्वर्ट करेगा। कैसा होता है वो भी देख लेते हैं। इसमें क्या होते हैं, मेटल कोर्स होते हैं लगे हुए। अब इसमें वाइंडिंग्स होते हैं, दो तरह के ये होते हैं।
दो अलग अलग लिम्ब होता है या फिर सिंगल लिम्ब होता है। सिंगल लिम्ब भी दिखाएंगे, ये डबल लिम्ब दिखा रहा है। लिम्ब का मतलब जितने इसके हैंड्स हैं ये समझ जाइए आप इस तरह के, एक लिम्ब इधर है दूसरा लिम्ब इधर है। एक को प्राइमरी बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। क्या से क्या करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, जहां से करने वाले हैं उसको प्राइमरी, जिसमें करने वाले हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी, राइट। तो ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा क्या होगा, स्टेप अप होगा कि स्टेप डाउन होगा, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। तो वो भी हम लोग आगे चल करके डिस्कस करेंगे। तो वो जो डिजाइन होगा नंबर ऑफ वाइंडिंग से होता है। देखिए यहाँ पे वाइंडिंग है, यहाँ पे वाइंडिंग है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 8-10 है, तो यहाँ पे लो है और यहाँ पे हाई है। ये नंबर ऑफ वाइंडिंग्स कैसे अफेक्ट करता है वो भी हम लोग देखेंगे। ये जो आपको मेटल दिख रहा है ये सॉफ्ट आयरन कोर है। क्या है ये, सॉफ्ट आयरन कोर। नाम सुना है आप लोगों ने सॉफ्ट आयरन कोर का? क्या करता है ये, मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्सेंट्रेट करता है, बनाता नहीं है। क्या करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। बिल्कुल गुड। क्या करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। बढ़ाने का मतलब ये है कि जो अगल बगल से भी मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ना उसको भी बाहर नहीं जाने देगा, सबको अपने अंदर रखेगा। तो समझो इसका यूज यहां इसलिए करते हैं कि यहां पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड इसी मटेरियल के अंदर रह जाएगा। और ये मटेरियल यहां से यहां तक है, तो जो यहां पे बनेगा वही ऐसे ऐसे ट्रांसफर होकर के कहां पहुंच जाएगा, यहां पे। तो जितने फ्लक्स बनने वाले हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्स के टर्म में यहां पे हम लोग यूज करते हैं। फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ लाइंस। जितने भी लाइन, 10 लाइन अगर यहां पे जनरेट हुए होंगे तो 10 के 10 लाइन इस मटेरियल के थ्रू यहां आ जाएगा। और ये मटेरियल उस 10 को बाहर जाने ही नहीं देगा, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी है सबको अपने अंदर खींचना, बाहर नहीं जाने देना। तो जितना भी ये जनरेट होगा सारे के सारे इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जब इतना मोटा सा बनाया जाता है तो इसको लेयर बाय लेयर बनाया जाता है, ठीक है। अब लेयर बाय लेयर जब बनाते हैं तो एक दूसरे से इंसुलेट किया जाता है। क्यों किया जाता है अभी हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। तो बीच बीच में जो कलर दिखाई दे रहा है ना वो इंसुलेटर है, मतलब एक दूसरे को सेपरेट किया जाता है। क्यों सेपरेट करते हैं वो भी आगे चल करके डिस्कस करेंगे हम। बट अब ये समझ जाइए कि अगर आपने यहां पे इलेक्ट्रिसिटी दिया और ऑफ कोर्स आपने एसी वाला दिया, अल्टरनेटिंग करंट वाला, जिसमें करंट वेरी कर रहा है। जब करंट वेरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या बनाएगा, फ्लक्स बनाएगा। फ्लक्स बना रहा है ना, जब फ्लक्स बनाएगा तो वो ईएमआई जनरेट करेगा क्योंकि वेरिएबल वाला है, राइट। अब वो जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर फ्लक्स जनरेट कर रहा है वो सारा का सारा फ्लक्स इसके साथ भी एसोसिएट हो जाएगा। अगर ये 100 बना रहा है तो इसको भी कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है। आइडियली हम यही मान के चलेंगे, मे बी शायद 100% हम पूरा नहीं ले पाए, 99 ले पाए, 98 ले पाए, राइट, जितना भी हो। बट अभी हम आइडियली अगर मान के चलें, अगर ये 100 फ्लक्स जनरेट किया तो सारा का सारा फ्लक्स यहां तक पहुंच गया। तो इस वाइंडिंग को भी सारा का सारा जितना ये बना रहा है उतना ही इसको मिल रहा है। अच्छा, दूसरा डिजाइन क्या हो सकता है, एक ही लिम्ब बनाए, आगे चल करके अभी मैं दिखाऊंगा। एक ही बनाए, ये एक ही लिम्ब बनाए और इसी में पहले प्राइमरी वाला कर दें, फिर इसको पूरे अच्छे तरीके से लैमिनेट कर दिया, फिर क्या कर दिया, इसके ऊपर से सेकेंडरी बना दिया। प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बीच में जो बनेगा दोनों के लिए होगा। इसने 50 बनाया तो उसको भी क्या मिला, 50 मिला सेकेंडरी को। लेकिन सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, लैमिनेट कर दिया गया है उसको। तो फिर फायदा क्या होगा, सेम वैसे ही के वैसे भाग जाएगा उधर। जैसे ही टच करोगे करंट तो वायर वायर मेटल मेटल जैसे ही कनेक्ट होगा, इधर से जितना आया उधर निकल गया। ऐसे ही होता है ना हमारे घर में। तो वैसे नहीं होने देना है हमें, टच कर जाएगा तो फिर हमारे खेल ही खत्म हो गया, कोई फायदा ही नहीं होगा उससे। ओके, ये समझ में आ गया। चलिए बनाइए जरा सा डायग्राम और कुछ लिखिए, और भी कुछ लिखाऊंगा इसके अलावा। फटाफट करो, और इसको फिनिश करने के बाद क्वेश्चंस भी करने हैं। हाँ हाँ करने, बिल्कुल। हो गया।
वाइंडिंग से समझ रहे हो ना, सोलेनॉइड का फीलिंग दे रहा है वो, सोलेनॉइड जैसा, नंबर ऑफ टर्न्स। तो आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बनता है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। बी बनाएंगे तो म्यू नॉट एन आई, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो उस हिसाब से वो जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्लक्स बन जाएगा, सारा फ्लक्स फिर उधर चला जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा लिखते लिखते ये भी सोचो, अगर हम डीसी करंट देंगे तो क्या होगा? क्या होगा अगर हम डीसी करंट देंगे प्राइमरी में, तो सेकेंडरी में क्या मिलेगा हमें? कुछ नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि फ्लक्स जनरेट ही नहीं करेगा। ये वेरिएबल फ्लक्स जनरेट करेगा? ईएमआई होगा यहां पर? नहीं होगा। तो एसी पे ही ये काम करेगा। हो गया? अरे बोलो भाई, हो जाता है तो तुम लोग। So what is a transformer? Transformer is a device which converts lower alternating voltage at higher current into higher alternating voltage at lower current. VI होता है ना, अगर वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो करंट को क्या कर देगा? कम कर देगा। अगर करंट को बढ़ा रहा है तो वोल्टेज को कम कर देगा। तो यही काम करता है। सो बेसिकली पावर इधर से जो आ रहा है वही पावर आपको उधर से मिल रहा है, एंड हम ये चाहते हैं कि पूरा 100% ट्रांसफर हो रहा है पावर का। तो पावर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? वोल्टेज इनटू करंट। तो यहां पर जो इनपुट आपको मिल रहा है, यहां का पावर जो होगा प्राइमरी का, वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी और करंट ऑफ द प्राइमरी, और यहां पे क्या होगा? वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी, करंट ऑफ द सेकेंडरी। अगर यहाँ हाई वोल्टेज लो करंट है तो उधर क्या हो जाएगा? लो वोल्टेज और हाई करंट। ठीक है, चल क्या क्या किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये? तो भाई ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। पढ़ा ना अभी लास्ट वाले चैप्टर में, हमने दो वायर निकाला, एक से जनरेट किया और दूसरे से आउटपुट ले लिया। जो फ्लक्स हम अंदर वाले मतलब पहले वाले से जनरेट करेंगे दूसरे वाले से मिलेगा। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है, और it is the phenomenon of inducing EMF in the secondary coil due to change in current in the primary coil, and hence the change in magnetic flux in the secondary coil. Whatever the change of flux you are generating over here, same flux कहाँ घूम के मिल रहा है आपको? सेकेंड पे मिल रहा है। तो प्राइमरी सेकेंड जनरेट कर रहा है और वो कहाँ पे भेज रहा है? सेकेंडरी को। तो सेकेंडरी को मिल रहा है प्राइमरी से, वही काम इसका है। कौन जनरेट कर रहा है? प्राइमरी जनरेट कर रहा है, और किसको दे रहा है? सेकेंडरी को दे रहा है। चलिए ऐड करते चलिए। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब समझते हैं, नंबर ऑफ लाइंस। जब लाइंस में हम लोग उसको दिखाते हैं, सो प्राइमरी में आप करंट और वोल्टेज देते हो, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ ट्रांसफर होता है? सेकंड वाले में। फ्लक्स सेम रहेगा,
अगर 100% ट्रांसफर हो रहा है, बट जरूरी नहीं है कि एक्चुअल में पूरा का पूरा 100% हो। हालांकि हमने सॉफ्ट आयरन कोर लिया है, वो ट्राई करता है कि आपका एफिशिएंसी 100% हो। अच्छा, एफिशिएंसी क्या होता है, नाम सुना है आपने? व्हाट इज एफिशिएंसी? पावर इन द प्राइमरी, पावर इन द सेकेंडरी। अगर 100% प्राइमरी से सेकेंडरी में पहुंच गया तो क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी 100% है। सो एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ पावर इन द सेकेंडरी डिवाइड बाय पावर इन द प्राइमरी, मतलब आउटपुट बाय इनपुट होता है। आउटपुट आपका सेकेंडरी होता है और इनपुट क्या होता है, प्राइमरी होता है। तो उस डायग्राम में ये सारी चीजें कुछ एंटर करते जाना जो मैंने लिखा है। आगे चलें, चलो भाई। तो कैसे कैसे हम करेंगे भाई, क्या है, व्हाट इज द थ्योरी? तो प्राइमरी में हाउ मच फ्लक्स वी आर गोइंग टू जनरेट, ठीक है। तो फ्लक्स हो जाएगा आपका फाई, ठीक है। और ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है, डी फाई बाई डी टी। ईएमआई से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। प्राइमरी ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, एंड अगर नंबर ऑफ जितने टर्न्स उसमें आ जाएंगे उससे क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बहुत पुराना फॉर्मूला है ये, ईपी इज इक्वल टू माइनस एनपी इंटू डी फाई बाई डी टी प्राइमरी में, एंड वट एवर द फ्लक्स चेंज इज देयर। तो ईपी हो गया इतना, माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी। उसी तरह अगर ईएस के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो ईएस के लिए कितना हो जाएगा, माइनस एनएस। एनएस का मतलब सेकेंडरी में जितने भी आपके टर्न है डी फाई बाई डी टी, दोनों में कॉमन क्या है, डी फाई बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितना फ्लक्स ये जनरेट कर रहा है सेम फ्लक्स कहां जाएगा, इसके पास जाएगा। दोनों को इक्वेट करके डी फाई बाई डी टी इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बता सकते हो? ईपी बाई एनपी विल बी इक्वल टू ईएस बाई एनएस। होगा कि नहीं होगा? दोनों में सेम क्या है, डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स चेंज जो है वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, याद है क्यों सेम रहेगा? किसकी वजह से, इस सॉफ्ट आयरन कोर के वजह से। ये जितना फ्लक्स जनरेट करेगा सारे के सारे फ्लक्स ऐसे ऐसे घूम के यहां पर पहुंचेंगे। या फिर दूसरा एक और दिखाया मैंने, एक ही के ऊपर दोनों को हमने कर दिया। पहला वाला जो जनरेट कर रहा है दूसरे वाला उसी के अंदर है, तो ऐसे हो जाएगा। तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं भाई रिलेशन से दोनों। क्या हो जाएगा, ई एस बाई ई पी विल बी इक्वल टू एन एस बाई एन पी हो जाएगा। आप यहां से कर लो। पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ई पी बाई एन पी विल बी इक्वल टू कितना, डी फाई बाई डी टी विल बी इक्वल टू ई एस बाई एन एस, ठीक है। अब इसको हम चाहें तो ई एस ई पी बाई ई एस कर सकते हैं, ई एस बाई ई पी कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं इसको। बट जनरली क्या होता है, जनरली कुछ नहीं होता है, डिपेंड करता है। हम तो नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं। तो अपनी मर्जी है कि किसको कैसे रखेंगे। ये वाला आप याद रखिए, यहीं से हमने बना दिया। वो ई एस बाई ई पी करेंगे तो ई पी नीचे चला जाएगा, एन एस उधर चला जाएगा, एन एस बाई एन पी हो जाएगा। तो ये आपका रिलेशन आ गया इसके पास। और इसी पे बेस पे फॉर्मूला या क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेंशन ना लेने का। माइनस का रेशियो निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो माइनस आपका खत्म हो जाएगा, कट जाएगा दोनों साइड होने के बाद। तो ई पी बाई एन पी इज इक्वल टू ई एस बाई एन एस, ऐसे करके याद रखो। या फिर ई पी बाई ई एस इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस, यही है। तो अब आप देख सकते हो कितना से कितना आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो रेशियो आपके पास आ गया है ई पी बाई एन पी इज इक्वल टू ई एस बाई एन एस, या फाइनली हमारे पास आ गया ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू, ऐसे करके लिखता हूं मैं जरा सा, ई एस बाई ई पी एन एस बाई एन पी। अब आप समझ गए होंगे कि, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब आप ये समझ गए होंगे कि अगर हमें स्टेप अप करना है तो वाइंडिंग्स कैसे करने हैं। स्टेप अप करने हैं तो क्या मतलब क्या होगा, ई एस विल बी ग्रेटर देन ई पी। सेकेंडरी का वोल्टेज क्या होना चाहिए, प्राइमरी से बड़ा होना चाहिए। यहां छोटे से बड़ा करना है ना हमें। ट्रांसफार्मर वहां पे जब यूज होता है पावर प्लांट में, वो क्या होता है, स्टेप अप। लो वोल्टेज से जनरेट करके क्या करना है, उसको हाई वोल्टेज बनाना है। तो लो से हाई मतलब ई एस ई पी से क्या होगा, बड़ा होगा। वो तभी होगा जब एन एस एन पी से, क्या ये रेशियो मैंने सही लिखा है ना,
तो NS NP से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मतलब सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स होना चाहिए इससे ज्यादा होना चाहिए। हाँ, और अगर उल्टा करना है जो हमारे घर के पास होता है, हाई से लो करना है तो उल्टा हो जाएगा, इधर वाइंडिंग्स बढ़ा देंगे और इधर वाइंडिंग्स कम कर देंगे। बात आ गई समझ में? तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको स्टेप अप बना है, स्टेप डाउन बनाने हैं, तो उसी हिसाब से आप वाइंडिंग्स सिर्फ चेंज कर दो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, अपने आप ये हो जाएगा। चलिए नोट कर लिया यहां तक। वेरी के बारे में लिख लेना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये ES बाई EP होता है, सेकेंडरी बाई प्राइमरी। के जो होता है वो सेकेंडरी बाई प्राइमरी होता है। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है, आइडियल जो हम लोग बोल रहे थे कि 100% आपका एफिशिएंट होता है, 100% एफिशिएंट होता है। उसमें क्या होगा, आपका आउटपुट पावर विल बी इक्वल टू इनपुट पावर। लेकिन अगर एफिशिएंसी निकालते हैं, पूरा 100% कन्वर्ट नहीं होता, तो एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर। एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं हम लोग। अच्छा, इस केस में ये लिख देना, आउटपुट पावर इज इक्वल टू E इंटू आई होता है ना, V इंटू आई, तो ये निकाल लो, इसको बंद कर देना। हम जैसा एफिशिएंसी वाला भी कर लेंगे, आउटपुट पावर इतना हो जाएगा, इनपुट पावर इतना हो जाएगा, और बाकी ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो अपना ये हो जाता है, ये सारे के सारे अपने आप हो जाएंगे। निकाल लो, उसमें से खुद ही कर सकते हो, करंट के टर्म में भी कर सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि E I विल बी इक्वल टू कितना हो जाता है, EP IP, सो ES बाई EP विल बी इक्वल टू IP बाई IS। तो करंट अब आपके पास तीनों आ गया एक दूसरे के साथ रिलेशन में, E भी, करंट भी और N भी। ठीक है, तीनों के टर्म में आप लिख लीजिए अब। डन। चलिए, आज 10-15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास चलेगा आप लोग का, तो पहले से माइंड मेकअप करके रखना। चलिए, एफिशिएंसी निकालना हमें, तो एफिशिएंसी पढ़ा है ना आप लोगों ने, क्या होता है ये, आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर। तो एफिशिएंसी अगर 100% नहीं होता है तो आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर, मैं ऐसे लिखता हूं ना, एफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना, आउटपुट पावर डिवाइड बाई क्या, इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर का मतलब क्या, सेकेंडरी का ES और IS डिवाइड बाई क्या, EP और IP। हाँ भाई, क्या हो गया, क्यों रोना रो रहे हो? हाँ हाँ, अरे कल तो छुट्टी है, ठीक है, निकाल सकते हो ऐसे। बस क्वेश्चन करवाने हैं मुझे एक दो एक्सटेंडेड, बस। हाँ छुट्टी है यार, कल भी छुट्टी है, मजे लो। परसों का मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता। नेक्स्ट वीक भी छुट्टी होगा ना 15 तारीख को। अच्छा, 15 अगस्त को हम लोग पहले 15 अगस्त तो मना लें। चलो, हो गया, ये नोट कर लिया सबने, इतना कर लिया ना? चलो आगे चलते हैं अब, ठीक है। चलिए, ये तो कर ही लिया हमने। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग स्टेप अप। अच्छा लिख लो, वो तो हमने खाली बात करी, लिखा नहीं ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, लिखो जरा सा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ऐसे लिखना, एक स्टेप अप, नीचे स्टेप डाउन। स्टेप अप के सामने लिखना है, फिर स्टेप डाउन के सामने लिखना है। आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, स्टेप अप और क्या है, स्टेप डाउन। इसके सामने जगह रखना, इसके सामने जगह खाली करना। सो स्टेप अप क्या करता है, लो वोल्टेज, लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज टू हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्ट, पूरा लिखना तुम लोग। और ये क्या करता है, हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज टू लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज।
पूरा लिख लो, तुम लोग AV मत लिखना, पूरा लिखना, ऑल्टरनेटिंग लिखना, ये AC के लिए ही काम करता है ना, इसी वजह से। ठीक है, स्टेप अप क्या करता है, स्टेप आउट नहीं, मैंने लिखा है क्या, स्टेप डाउन है, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन। ठीक है, चलिए स्टेप अप में क्या होता है, लो से हम क्या करते हैं, हाई करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी में कम होता है और सेकेंडरी में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसके क्या होगा, नंबर ऑफ सेकेंडरी क्वाइल्स जो होंगे, नंबर ऑफ लूप्स विल बी ग्रेटर देन इतना, के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 इतना होता है। आप क्या करना है, आपको ये डायग्राम नहीं बनाना, बस जो स्टेप अप में ये वाला लिख दो और स्टेप डाउन में ये वाला लिख दो। ठीक है, स्टेप अप के लिए NS इज ग्रेटर देन NP, दैट इज K इज ग्रेटर देन 1 एंड सिमिलरली ES इज ग्रेटर देन EP एंड IS इज लेस देन IP। करंट और EMF दोनों उल्टा चलता है ना, हो गया। हाँ, EMF है, किसने बताया EMF इज डायरेक्टली, पावर निकाल रहे हैं ना हम लोग, पावर ट्रांसफर कर रहे हैं ना, एक रजिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक रजिस्टर में यू आर करेक्ट, अगर EMF बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हम एक से दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इट इज इन टर्म्स ऑफ पावर, एंड पावर इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू आई, वो एक दूसरे के इन्वर्सली हो जाते हैं। पावर हम बीच में पावर कहीं से नहीं दे रहे, तो E और I आपस में म्यूचुअल करेगा, अगर E बढ़ेगा तो I कम हो जाएगा, E कम होगा तो I बढ़ेगा। ठीक है, तो बिकॉज हम लोग पावर ट्रांसफर कर रहे हैं इसीलिए ये ट्रांसफर में ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर खुद कुछ आपका पावर लॉस कर रहा है व्हाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। किस किस तरह के लॉसेस होते हैं, लेट्स डिस्कस, बहुत छोटे छोटे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारा चीज सिलेबस से हटा दिया है, कुछ कुछ चीजें ही रखा है तो उसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालिए, क्या डालेंगे, एनर्जी लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर, कहां कहां कैसे लॉसेस होते हैं और उस लॉसेस का कंट्रोल क्या क्या है वो चीज हम लोग देखेंगे। कुछ चीजें हमने पहले भी डिस्कस करी थी, वो अभी अब आपको समझ में आएगा। सबसे पहला है कॉपर लॉसेस। ठीक है, बना किसका है, वायर का है ना, ये वाइंडिंग किस चीज का है, वायर का है, करंट तो उसमें ट्रेवल करेगा करंट देने के लिए, एसी करंट, तो क्या वो वायर जो है उसका रेजिस्टेंस नहीं होगा। ये अलग बात है कि कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन होता तो है। ये हमारे घर में पूरे वायर लगा हुआ है ना, हम ये मान के चलते हैं कि उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस जो भी है हमारा, जो डिवाइसेज लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट लगे हुए हैं, फैन लगे हुए हैं, उसके लगे हुए हैं, हम उसी को समझते हैं। लेकिन क्या वो वायर में जो निकल रहे होते हैं करंट, वो है तो वायर, कुछ तो रेजिस्टेंस उसका होगा, तो कुछ तो लॉसेज उसमें होते हैं। तो हमारे घर में भी होते हैं, इसमें भी ये जो वाइंडिंग्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स आप 1000 में दे रहे हो, तो 1000 में दे रहे हो तो वायर करंट तो उसमें घूम रहा है ना। जब करंट घूम रहा है तो कुछ तो रेजिस्टेंस होगा वायर का। मैंने बात करा होगा, याद होगा आपको, इंडक्टर के बारे में, कि अगर इंडक्टर में हमने डीसी करंट दिया तो इंडक्टर काम करेगा। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या इंडक्टर अपना इंडक्टिव जो स्पेशलिटी होती है वो दिखा पाएगी, नहीं, क्योंकि वो कब दिखाती है, जब करंट उसके अंदर चेंज होता है, तभी वो अपना मैग्नेटिक फील्ड जो बनाता है वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। फिर क्या होता है, उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाना स्टार्ट कर देता है, तो जो भी स्थिति होगी उसका वो अपोज करेगा। लेकिन वो तब होता है जब उसके अंदर करंट चेंज होगा, क्योंकि करंट चेंज होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तभी EMI वाला, इंडक्शन वाला काम होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो डीसी में अगर भेजेंगे तो मैग्नेटिक करंट तो चेंज होता नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो है तो एक वायर, वहां पे एक रेजिस्टेंस जरूर देगा। वहां पे हो सकता है कि नॉर्मल रजिस्टर आपका 100 ओम का हो, 5 ओम का हो, ये हो सकता है 0.1 ओम हो, लेकिन है तो
सो देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ सम रजिस्टर, एक वायर प्रेजेंट है वहां पर, तो कुछ लॉसेज होंगे आई स्क्वायर आर, वट एवर द करंट है। लो करंट में लो होगा और हाई करंट में हाई होगा, जहां पर भी आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर लॉस। ये वायर का बना हुआ है, करंट उसमें जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें लॉसेज होंगे। तो पहला है हम आपका कॉपर लॉस, हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वाइंडिंग्स ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स व्हेन करंट फ्लोज थ्रू देम। पहला पॉइंट समझ में आ गया, नोट कीजिए। तो पहला लॉस ये है। अच्छा, सिर्फ ये यहां भी नहीं है, ट्रांसफार्मर तो है, जो वो हम लोग आसाम से करंट लेकर के आ रहे हैं, चाहे लो हाई वोल्टेज पे कम करंट पे, लेकिन लॉसेस तो है ना वहां पे, हमने बात करी थी, उसको जीरो आप नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ ये कर सकते हैं कि हाई क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज करें जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो। गोल्ड का रेजिस्टेंस और भी कम होता है ना, है? सिल्वर का कम होता है, ठीक है, लेकिन हम यूज कौन सा कर रहे हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं कम करने के लिए। लेकिन चाहते तो हम सिल्वर भी यूज कर सकते थे, लेकिन फिर उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए वो नहीं यूज करते। तो कॉस्ट तो बाद में यूज होगा, वो पता नहीं एक दिन लाइट कटी तो मालूम हुआ बीच से कई किलोमीटर के वायर गायब। एल्युमिनियम को जब नहीं छोड़ते लोग तो पता है ना, एल्युमिनियम के भी वायर काट के निकाल देते हैं, जो बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं। चलिए, पहला लॉस तो ये समझ में आ गया। अब दूसरा लॉस बात करते हैं हम लोग। अच्छा, इसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि ध्यान देखिएगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात करी थी, जो पावर होता है ये क्या होता है, V इंटू आई, या फिर क्या कहिएगा, I स्क्वायर R, राइट। यहां पर तो वोल्टेज और करंट, वोल्टेज तो करके आपने करंट फिक्स कर दिया, तो I स्क्वायर R। आप R को रिड्यूस कर सकते हो, तो R अगेन बात करते हैं हम, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। लेंथ तो इसको आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कितने नंबर ऑफ टर्न्स देने हैं। हम क्या कर सकते हैं, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको बढ़ा दें, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा और कम हो जाएगा। एक तो मटेरियल से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टिविटी। रो किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पे। आप कॉपर यूज कर रहे हो, एल्युमिनियम यूज कर रहे हो, तो कॉपर का सबसे थोड़ा कम होता है अगर हम लोग नॉर्मल कॉस्ट की बात करें। लेकिन वो और भी कम करना चाहते हैं तो वो जो वाइंडिंग है उसका क्या करते हैं हम लोग, थिकनेस बढ़ा दें। लेकिन इतना भी ज्यादा थिकनेस ना बढ़ाएं कि 4-5 टर्न करने के बाद जगह ही नहीं बचे फिर, तो वो सब चीज भी आपको देखना होता है। तो थोड़ा सा और इसमें ही स्टार मार करके या रिमार्क्स डाल करके आप नोट कर देना, रिमार्क्स डाल करके इसको और हम रिड्यूस कर सकते हैं थिक वायर का वाइंडिंग करके। थिक वायर का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कर देंगे हम, बढ़ा देंगे, रेजिस्टेंस आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या लॉसेस हैं, फ्लक्स लॉसेस। अगला है फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या, नंबर ऑफ लाइंस। तो आप चाहे कुछ भी कर लें, सॉफ्ट आयरन कोर बना लिए, कुछ भी बना लिए, लेकिन जब एक्चुअल में जब ये फ्लक्स यहां से वहां ट्रेवल करेगा, यहां तक पहुंचेगा, तो कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे ही। 100% आप उसको पहुंचा नहीं सकते, तो उसकी वजह से कुछ लॉसेस हो जाएंगे। तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी में जो कपलिंग होती है वो 100% नहीं होगा। सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कहीं ना कहीं आपका वेस्ट होगा, मतलब निकल जाएगा और वहां तक पहुंचते पहुंचते रिड्यूस हो जाएगा। तो ये दूसरा नंबर ऑफ लॉस है। और तीसरा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझना है आपको। 2 तक पहले अपना क्लियर कर लीजिए माइंड। तीसरा थोड़ा हटके है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इसका पूरा फुल डिटेल के साथ था, अब वो हटा दिया है, बट थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन में खत्म कर दिया है उसको, अभी सिलेबस में जो बचा है उतना ही सा बचा है। ये पहला और दूसरा अच्छी तरीके से क्लियर है आपको। दूसरा क्लियर है, जो भी फ्लक्स प्राइमरी बनाएगा, जो नंबर ऑफ लाइंस यहां से बना रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी मान लो कितने नंबर ऑफ लाइंस बना रहे हैं, यहां पर 1000 नंबर ऑफ लाइंस बना रहे हैं। फिर सबको इसको क्या करना है, हमें
कहाँ लेके जाना है ये सारे लाइंस को? सेकेंडरी में लेके जाना है। तो लेके जाते जाते कुछ न कुछ निकल जाएगा, क्योंकि टर्न कर रहे हैं ये, ठीक है। तो जाते जाते कुछ न कुछ क्या होगा आपका निकल जाएगा, तो जाते जाते थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपके कुछ लॉसेस होंगे। प्राइमरी से सेकेंडरी तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाएगा नंबर ऑफ लाइंस। क्लियर हो गया? तो पहला दूसरा बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है, ठीक है। तीसरा समझिए आप, क्यों परेशान? अच्छा, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? ये वाला जो मैंने आपको बताया था, लिखना जरा सा, डायग्राम है मेरे पास, इसको दिखाने के लिए ऐसे कम कर सकते हैं। समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही लिंब में कर दिया। पहले प्राइमरी को कर दिया, फिर उसको इंसुलेट कर दिया, फिर सेकेंडरी को कर दिया। अब ये जितना जनरेट करेगा सब उसी के अंदर रहेगा। अगर ये 50 जनरेट कर रहा है तो दूसरा के अंदर भी उतना ही का उतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रिड्यूस ऐसे कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। जब हम क्या करेंगे, इसको एक के ऊपर एक को डाल देंगे। अब हम अलग अलग ऐसे नहीं बनाए। अब प्राइमरी जितना जनरेट करेगा ऑटोमेटिकली सेकेंडरी के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम बना लेना, लाइन डायग्राम ही तो है ये, बस एक ही देना। इसको डबल लिम्ब बोलते हैं और इसको सिंगल लिम्ब बोला जाता है। इसका भी रिमार्क्स करके डालना इसका आंसर। इसके बाद तो कोई क्लास है नहीं, तो क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोग? सो खत्म करना है चैप्टर को। साढ़े 7 का टाइम लेके चलो। चलो हो गया, चलो अगला पे चलते हैं। समझ में आ गया? अरे डायग्राम बना ले बेटा फटाफट, इतना सोचोगे तब तक फ्लक्स भाग जाएगा। समझ में आया? क्यों कम हो सकता है? जितना ये जनरेट करेगा उतना ऑटोमेटिकली दूसरे के अंदर भी उतना ही हो जाएगा। तो लॉसेज के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होंगे। चलिए तीसरा वाला, आयरन लॉसेस, ठीक है। आयरन लॉसेस में 2-3 हैं जिसको पढ़ना है। सबसे पहले एडी करंट लॉसेस। एडी करंट पहले अच्छा खासा था आपके सिलेबस में, अब हट गया है ये, ठीक है। नाम सुना है एडी करंट का? एडीज का सुना होगा। एडीज फॉर्मेशन पानी में बनता है, एडीज हवा में बनता है। एडीज जब मैं पढ़ाया करता था वो इसका क्या बोलते हैं आप, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, तो वहां पर एडीज बनते हैं हवा के विंग्स के पास, ठीक है। समझते हैं एडीज। एडीज यहां पे क्या होता है, एडीज सरफेसेस पे बनते हैं। एडीज एडी करंट लॉसेस। मान लो ये जो मेटल है ना, वो जो आपने आयरन कोर बनाया है, क्या बनाया है? मेटल बनाया है। इस तरह का पूरा मेटल का वो सरफेस है जिसमें आप क्या कर रहे हो, वाइंडिंग्स दे रहे हो। जब वाइंडिंग्स दे रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास भी बनेगा। लेकिन आपको पता है ना ये आयरन कोर है। आयरन कोर है तो उसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या, चार्ज ही तो है, ठीक है। और जैसे ही करंट बनेगा ना तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन आपस में ही क्या होता है, सरफेस के ऊपर ही घूमना स्टार्ट कर देते हैं यहीं पे, वहां पर भी एक लोकल करंट बनना स्टार्ट हो जाता है। ये सरफेस में यहां बनना स्टार्ट हो जाएगा, यहां बनना स्टार्ट हो जाएगा, यहां बनना स्टार्ट हो जाएगा, यहां बनना स्टार्ट हो जाएगा। पूरे सरफेस पे अपना अपना करंट बनने लग गया इलेक्ट्रॉन घूम घूम करके।
समझ में आ रहा है कैसे? जैसे पानी अगर गिराते हैं तो ऐसे ऐसे नहीं होने लगता है, उस तरह से आपको, जैसे मान लो इस एरिया में जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में मिल करके ये यहीं पे ऐसे ऐसे घूमने लग गए, करंट घूम, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है उसको इफेक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ घूमने लगते हैं तो यहाँ पे एक करंट मिलने लगता है आपको, सर्कुलर करंट, यहाँ पे सर्कुलर करंट, यहाँ पे सर्कुलर करंट, यहाँ पे सर्कुलर करंट। तो करंट है एक सरफेस के ऊपर, मेटल के ऊपर, तो वहां पर क्या होगा, I²R करके पावर भी वहां पर जनरेट होगा। उसके वजह से क्या होता है, ये जो मेटल है हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है। और फिर आयरन कोर को आप हटा भी नहीं सकते, नॉन मेटल लगा भी नहीं सकते, क्योंकि आपको फ्लक्स भी तो रखना है, वहां पे फ्लक्स को का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो मेटल ही रखेंगे आप। मेटल में भी आयरन कोर ही रखेंगे। ये 2-4 ऑप्शन है जो आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो वो जो मेटल आप यूज कर रहे हो, आयरन जो आपने यूज करा है, वो आयरन की वजह से उसके सरफेस पे क्या हो जाता है, एडी करंट्स ये जो करंट बनता है ना लोकल करंट सरफेसेस पे, तो उसको क्या बोलते हैं, एडी करंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब एडी करंट है तो I²R करके क्या होगा, हीट जनरेट होगा, पावर जनरेट होगा, कुछ लॉसेस वहां पर भी हो जाएंगे। लेकिन इसको कम करने के लिए क्या कर देते हैं, यहां पे ऐसे ऐसे करके इंसुलेट किया जाता है, ताकि ये उतना स्पेस ही ना मिले कि ये बना पाएगा अपना पूरा सर्कुलर। तो उससे बचने का भी तरीका बताया है। तो सबसे पहले तो एडी करंट समझ गए आप क्या होता है। व्हेन चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द आयरन कोर, एडी करंट्स आर सेट अप व्हिच इन टर्न प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया कैसे बनता है, उसको लिखा दिया यहां पे। ओके, तो जो आयरन है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एडी करंट्स अपने सरफेस पे बनाने लगते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, पावर वहां पर अपना एक लोकल जनरेट होगा। तो वो लॉस है बेसिकली, आप उसको यूज तो नहीं कर पा रहे हो, वो तो वही इनकमिंग वाले पावर से ही जाएगा ना कुछ, जो भी होने वाला वही इनकमिंग पावर से ही जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हो गया आयरन लॉसेस में एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस। तो इसको रिड्यूस कैसे किया जाता है, मैंने बताया था अभी आपको, लैमिनेटेड कोर इंस्टेड ऑफ आयरन कोर। पूरा उसका सरफेस उतना अच्छा से बनने ही नहीं देगा, एक पूरा जो उसको अलग अलग प्लेट के हिसाब से बना दिया जाएगा। तो वो डायग्राम मैंने जो दिखाया था, ठीक है, ऐसे ही है। तो इसका सॉल्यूशन नोट कर लेना है कि जो आयरन कोर, एक सिंगल आयरन कोर यूज नहीं करते, वो कैसे प्लेट के टर्म में बना करके करते हैं। मान लो इतना मोटा थिक बनाना है तो क्या क्या, एक पहला लेयर लिया, फिर बीच में क्या कर दिया, इंसुलेटर डाल दिया, फिर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। अब यहां जो पूरा सरफेस बनने वाला है वो बनेगा ही नहीं, वो कटने लगेगा। तो फिजिक्स इसीलिए टेंशन मत लो कि इसके बाद भी क्लास लेना है। हो गया? तो क्या मतलब समझे, दोबारा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं वापस। जैसे मान लो ये पूरा एक मेटल आयरन कोर है जो हमने वहां पर लिया, अब इस पूरा सरफेस बन रहा है। तो अगर यहां पे क्या होगा, इतना बड़ा आपका एडी करंट ऐसे ऐसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, इतना बड़ा बड़ा आपका क्या होगा, एडी करंट्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी को क्या करें, एक छोटा सा ऐसे बनाए, फिर बीच में नॉन मेटल डाल दें, फिर ऐसे ऐसे, मतलब कई सारे पार्ट्स में इसको जोड़ा हमने, और बीच में क्या कर दिया, नॉन मेटल के लेयर डाल दिए। तो क्या होगा, ऐसे जो घूमने की कोशिश करेगा ऐसे, तो बीच में क्या हो जाएगा, नॉन मेटल आ गया, तो अब ये बड़ा बनेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? अगर इसको 10 टुकड़े में कर दिए और सबको बीच बीच में नॉन मेटल लगा करके चिपका दिया, तो क्या होगा, जो बड़ा बनने वाला ये बड़े वाले दूसरे वाले के साथ कनेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि बीच में नॉन मेटल आ गया। तो अब छोटे छोटे बनेंगे, इतने 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 बनेंगे, इतने इतने, तो बहुत ही माइनर होगा। जीरो तो कभी नहीं कर सकते, ठीक है, जीरो कभी नहीं कर सकते, छोटे छोटे बनेंगे, क्योंकि अगले लेयर ही दूसरा आपका नॉन मेटल, फिर नॉन मेटल आ जाएगा, बीच में मेटल, तो छोटे छोटे बनेंगे तो रिड्यूस हो जाएगा। पहले क्या होता है, इतना बड़ा पहले बन रहा था, पूरा मेटल रहता, तो ये था। चलिए अगला है हमारा, ये दिखाया मैंने, डायग्राम मैंने डाला था, बोल गया। ये पहले सिंगल है, देखो इतना बड़ा बड़ा बन रहा था ना, अब क्या कर दिया हमने, इसको छोटे छोटे बना दिए। अब क्या बनेंगे, ये छोटे छोटे बनेंगे ऐसे ऐसे करके। तो ये फायदा है, ये ऐड कर दो। इसके बाद एक और बचा है, हिस्टेरेसिस लॉस। हाँ, तो बिफोर लेमिनेशन और आफ्टर लेमिनेशन। तो जिस तरह लेमिनेटेड कोर कर दिया तो अब क्या बनेगा, वो छोटा छोटा बनेगा।
तो उससे आपका लॉसेस रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन कभी जीरो आप नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे करंट के लूप बन जाते हैं, इसी को हम लोग एडी करंट बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन भी अलग से अगर आएगा एडी करंट के बारे में, तो ये डायग्राम दे करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी भी मेटालिक मटेरियल में ये होता था। बहुत सारा चीज़ अभी तो वैसे सिलेबस से निकल गया है। एडी करंट के वजह से बहुत कुछ होती है आपके मेन लाइफ में भी। अगर यहाँ पर एक एसी करंट डाल दिया, एसी करंट के आसपास क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके आसपास में भी अगर कोई मेटालिक सरफेस है तो उसमें भी करंट बनना स्टार्ट हो जाता है, एडी करंट, अगल बगल में रहने के बाद। ओके, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, हिस्टेरेसिस। तो व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज पास द आयरन कोर इज मैग्नेटाइज, मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन गया, एंड डीमैग्नेटाइज रिपीटेडली ओवर द साइकिल्स एंड सम एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट इन द प्रोसेस। तो चलिए अगला ये ऐड कर लीजिए। बहुत ज्यादा उसको हिस्टेरेसिस लूप को तो खैर पढ़ना ही नहीं था, सिंपली डाल दिया आपके जहन में। वो वाला बना ही लेते हैं, हिस्टेरेसिस लूप वाला। लॉसेस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कोर, नहीं करा? अरे ये आई है और ये बी है, ये पहला वाला है, इसके सामने आई नॉट और इसके सामने यहां क्या हो जाएगा, माइनस आई। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला बेस्ड। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया हुआ है 0.3, बीच में कराया मैंने, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इफ 220 वोल्टेज, हाँ बोलो। नहीं, वो पावर का रेशियो होता है। ये क्या होता है बेसिकली, नंबर ऑफ टर्न्स का या फिर वोल्टेज का रेशियो होता है। क्या दिया हुआ है भाई, 220 वोल्ट एसी इज फेड टू द प्राइमरी, देन द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी इज, फटाफट निकालो, बहुत इजी है। क्या गिवन है, क्या गिवन है भाई, के गिवन है, के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और क्या दिया हुआ है, वी ऑफ द प्राइमरी दिया हुआ है, कितना
220 वोल्ट, और निकालना क्या है, सेकेंडरी। अरे भाई इतना आसान और क्या हो सकता है। व्हाट इज के, ई एस बाई ई पी, हो तो गया यार। सो ई एस इज इक्वल टू कितना, ई पी इंटू के। बोला फॉर्मूला बेस्ड है फिर भी है। कार्तिक आ गया। सबका हो गया? क्या लिख रहा है? सारी दुनिया चांद पर चली जाएगी, तुम स्पेस में लटके रह जाओगे फिर। अकेला रह के क्या करेगा, खुदकशी कर लेगा फिर तो। हाँ बोलो, डायरेक्ट सॉल्व करो ना, क्वेश्चन मत लिखो। हो गया? अगला दे, कर लोगे ना? हंसी खुशी करो। वो वाला करना है अभी जो आगे आया था यहाँ। अरे वो तो कब पढ़ा चुका हूं मैं, ये वाला। ये करो, छुट्टी कर दूंगा। ये भी फॉर्मूला, इस फॉर्मूला ही बेस्ड आता है। निकला? सॉल्व करो ना डायरेक्ट, क्वेश्चन तो बहुत सारे मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या लिखे हो? हाँ किसको? कौन? पावर तो वॉट में ऑलरेडी है भाई। हाँ बिल्कुल करना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स, कैलकुलेशन के लिए तो ऐसा ही होना चाहिए ना। वॉट ओमेगा नहीं होता कार्तिक, वॉट वॉट होता है, डब्ल्यू होता है। ओमेगा जैसा लिखा तुमने। क्या क्या है गिवन? सॉल्यूशन क्या क्या है बाबा? 100 टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, मतलब क्या दिया हुआ? एनपी कितना है ये? 100। और 8 एम्पियर करंट किसमें है? प्राइमरी में है। आईपी कितना? 8 एम्पियर। इफ इनपुट पावर इज 1 किलोवाट, मतलब पी प्राइमरी। इनपुट का मतलब क्या? प्राइमरी कितना है ये? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट कितना हो जाएगा ये? 1000 वाट। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड इन द सेकेंडरी, मतलब NS निकालना है। 500 वोल्ट का आउटपुट है, मतलब क्या? ES कितना का है? 500 वोल्ट है। कैसे बनेगा, कैसे निकलेगा? आपने और आपके पास कौन कौन से फॉर्मूले अवेलेबल हैं? EP बाई ES इज इक्वल टू, बताओ। EP बाई ES, ES बाई EP दोनों चलेगा भाई। अगर यहां पर ES बाई EP है तो उधर क्या हो जाएगा? NS बाई NP। और IP बाई क्या है? ये उल्टा होता है ना, करंट। करंट उल्टा हो जाता है। तो देखिए भाई किससे क्या निकाल सकते हो आप। अच्छा प्राइमरी का पावर दिया हुआ है, राइट? प्राइमरी का पावर इज इक्वल टू कितना? EP इंटू क्या? IP। इसमें IP दिया हुआ है, क्या EP निकल जाएगा यहां से? व्हाट विल बी द EP? EP विल बी इक्वल टू PP बाई, ये तो PP करा दिया यार। PP कितना है? 1000। EP कितना है? IP 8। कट जाता है ना ये तो, कितना से? 125 वोल्ट। क्या अब निकल जाएगा? ES 500, EP 125,
NS निकालना है, NP 100। अरे बच्चा इतना से आसान तुम लोग 500 बाई 125 इंटू 100, 125 गुना 4 कितना टर्न, 400 टर्न्स। और भी कुछ निकालना था इसमें? अगर बोले IS निकालने को तो आराम से निकल जाएगा। सेकेंडरी में कितना करंट जाने वाला है, ठीक है। चलो भाई, अब बुक से सारा क्वेश्चन कर लेना, NCERT तो करना ही है, जो स्टडी मटेरियल उसके सारे क्वेश्चन। कोई डाउट है तो बता देना हमें।